हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस को सीखेंगे आईबीसी के अंडर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, जो कि सेक्शन 80 से 93 के अंदर बात की गई है कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस क्या होता है, देन हम ये समझेंगे कि ये प्रोसेस कौन स्टार्ट कर सकता है, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है और किस तरीके से इसकी आपको एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, आपका ये प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस है क्या, तो इसके पीछे बेसिकली हमारी इंटेंट क्या है कि हम क्यों हमने ये जो प्रोविजंस है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के, ये क्यों रखे थे। तो इसके पीछे हमारी यही इंटेंट थी, हम क्यों फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस लेके आना चाहते थे, क्योंकि कई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि स्मॉल डेटर्स होते हैं, जिन्होंने बहुत थोड़ा पैसा किसी का उधार पे देना होता है। तो उन स्मॉल डेटर्स को सेव करने के लिए कि उनके अगेंस्ट जो हमने सारी प्रोसीडिंग पढ़ी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी की, जो आगे के इनके चैप्टर्स के अंदर आती है, जो शुरू के सेक्शंस में आती है, वो प्रोसीडिंग्स उनके अगेंस्ट ना हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, तो वो प्रोसीडिंग्स ना हो और वो व्यक्ति जो कि एक छोटा डेटर था, वो क्या कर सके, अपने उन डेट्स को जो कि उसने ले रखे थे उनको डिस्चार्ज कर सके और अपना एक फ्रेश अपने आप को दोबारा से रीस्टार्ट कर सके, अपने आप को बिना किसी लायबिलिटी के। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस बोलते हैं, कि हम दोबारा से एकदम नई शुरुआत कर रहे हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव है, एक तरीके से एक दूसरा हमारे पास तरीका है कि हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी प्रोसेस को छोड़ के इस तरफ आ सकते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ये हर एक व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं होता, इसके लिए कुछ आपको बेसिक चीज़ें क्वालिफाई करनी पड़ती है। ओनली देन यू आर एलिजिबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन व्यक्ति फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। तो वो हमें यहाँ पे दे रखा है, सेक्शन 80 से स्टार्ट होते हैं हमारे इसके प्रोविजन। तो सेक्शन 80 से हमें दे रखा है कि कौन व्यक्ति जो है वो एलिजिबल होता है, जो कि फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की एप्लीकेशन फाइल कर सकता होता है। तो सबसे पहले इसने हमें बताया कि ऐसे डेटर्स हु इज अनेबल टू पे हिज डेट, यानी कि अगर ए व्यक्ति है वो अपने डेट नहीं दे पा रहा, तो ये व्यक्ति एंड फुलफिल्स अ बिलो मेंशन कंडीशंस, तो इस ए व्यक्ति ये जो है ये फाइल कर सकता है एप्लीकेशन, बट ही नीड्स टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या हैं जो कि हमें यहाँ पे दे रखी हैं। फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस फॉर डिस्चार्ज ऑफ हिज क्वालिफाइंग डेट, यानी कि ये खुद ही व्यक्ति जाएगा और बोलेगा कि मेरा मेरा जो है फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस किया जाए, मैं एक डेटर हूँ, मैंने कुछ लोगों का पैसा देना था एंड आई एम अनेबल टू पे दोज डेट, तो मेरा क्या करो, अब फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस कर दो और जो भी कंडीशंस मुझे आईबीसी के अंदर दे रखी हैं सेक्शन 80 के अंदर, मैं वो सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा हूँ, मैं खुद ही आगे बता रहा हूँ कि मैं डेट्स पे नहीं कर पा रहा, मेरा फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस आप स्टार्ट कर दो। तो आईबीसी बोलता है हाँ, इसका प्रोविजन हम आपको देते हैं। इसके अंदर क्या है कि सबसे पहले तो आपके क्वालिफाइंग डेट्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्वालिफाइंग डेट्स होने चाहिए। ओनली देन यू आर एलिजिबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। अगर आपके क्वालिफाइंग डेट्स नहीं है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। तो अब क्वालिफाइंग डेट्स होते क्या हैं? अगर आपके क्वालिफाइंग डेट्स हैं तभी आप ये एप्लीकेशन फाइल कर पा रहे हो। तो क्वालिफाइंग डेट यानी कि कोई भी अगर आपका अमाउंट किसी के प्रति भी ड्यू है तो उसको हम क्वालिफाइंग डेट के अंदर ले रहे हैं। उसके अंदर चाहे उस अमाउंट के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट है या कोई और सम भी अगर ड्यू है तो उसको भी हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन इन तीन चीज़ों को हम इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। कौन कौन सी तीन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे क्वालिफाइंग डेट के अंदर? एक्सक्लूडेड डेट्स। अब एक्सक्लूडेड डेट्स क्या होते हैं वो हमें समझा रखा है। उससे पहले दो और चीज़ें होती हैं। एक तो एक्सक्लूडेड डेट्स हो गए, वो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। दूसरे होते हैं डेट टू द एक्सटेंट ऑफ इट सिक्योर्ड। अगर कोई डेट आपने मतलब किसी से कोई पैसा उधार ले रखा था और उसके प्रति कोई चीज़ आपने सिक्योरिटी के तौर पर दे रखी, तो वो वाला डेट जो है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग डेट के अंदर नहीं आएगा। उस डेट के लिए आप फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ आती है कोई भी डेट which has been incurred 3 months prior to the date of the application of fresh start process, कि अभी अभी आपने वो डेट दिया है और 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और आप जाके यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करना चाह रहे हो, तो वो डेट जो है क्वालिफाइंग डेट के अंदर क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो एटलीस्ट 3 महीने से ज़्यादा उस डेट को हो चुके होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल कर सकते होते हो। तो ये तीन चीज़ें होनी ज़रूरी है। मतलब ये तीन चीज़ें नहीं इंक्लूड होंगी आपके क्वालिफाइंग डेट के अंदर। अगर इन तीनों में से कोई चीज़ है तो आप फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। अब पहले जो हमने एक टर्म देखा एक्सक्लूडेड डेट की, कौन कौन से ऐसे डेट्स होते हैं जिनको हम एक्सक्लूडेड मानते हैं। तो यानी कि कौन से डेट जो होते हैं वो एक्सक्लूडेड डेट्स होते हैं? लायबिलिटी टू पे फाइन इम्पोज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। अगर आपके ऊपर कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने कोई पेनल्टी लगाई है, कोई फाइन लगाया है, ठीक है, तो ये जो डेट है ये आपके क्वालिफाइंग डेट नहीं है। आप इसके लिए ये नहीं बोल सकते कि आई एम अनेबल टू पे दिस डेट सो प्लीज गिव मी चांस टू रीस्टार्ट अफ्रेश। तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है एक्सक्लूडेड डेट है। आप इसके लिए आप फ्रेश प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर कोई डैमेजेस आपको पे करने हैं नेग्लिजेंस के लिए, न्यूसेंस के लिए, या ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी या कॉन्ट्रेक्चुअल या किसी और लीगल ऑब्लिगेशंस के लिए, तो ये भी आपके एक्सक्लूडेड डेट्स हैं। इनके लिए आप फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते। ये डेट्स आपको पे करने ही पड़ेंगे।
लाइबिलिटी टू पे मेंटेनेंस टू एनी पर्सन अंडर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, कि अगर आपको आपके अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है, जैसे कि आपके अगेंस्ट सेक्शन 125 सीआरपीसी का ऑर्डर हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर मेंटेनेंस पे करना होता है, या आपके अगेंस्ट कोई फैमिली लॉ के अंदर मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हुआ है, तो वहाँ पे आपको मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। उसके लिए आप फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की जो एप्लीकेशन है वो फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने कोई स्टूडेंट लोन लिया है तो वो भी आपको पे करना पड़ेगा, उसके लिए भी आप नहीं कर सकते। और इसी तरीके का कोई और डेट अगर गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देती है तो उन डेट्स के लिए आप ये एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आपको कोई और अमाउंट ड्यू है तो उसके लिए आप फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। तो ये यानी कि एक्सक्लूडेड डेप्ट हो गए। एक्सक्लूडेड डेप्ट के अंदर ये सारी चीज़ें आ गई जो कि आपकी एलिजिबल नहीं है, जिनके लिए आप नहीं फाइल कर सकते एप्लीकेशन। इसके अलावा ये दो चीज़ आ गई कि अगर कोई सिक्योर डेट आपने दिया था तो उसके लिए भी नहीं कर सकते, और कोई ऐसा डेट जिसको अभी 3 महीने नहीं हुए हैं उसके लिए भी आप फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा जितने भी डेट्स होंगे वो आपके क्वालिफाइंग डेट्स होंगे, चाहे कोई भी अमाउंट ड्यू हो, उसके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट ड्यू हो या कोई भी सम ड्यू हो, वो सारे के सारे क्वालिफाइंग डेट के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। सेक्शन 80 ये बात बोलता है। तो कोई भी डेटर जो कि क्वालिफाइंग डेट अगर उसके होते हैं और वो कुछ ये जो कंडीशंस हमें दे रखी हैं, इन कंडीशंस को फुलफिल कर देता है, तो वो व्यक्ति फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं अगर आप फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस करना चाहते हो तो सबसे पहले इसने में बोला कि सबसे पहली बात जो आपकी होनी चाहिए, अगर आप फ्रेश स्टार्ट एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो, आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपकी जो एनुअल इनकम है, ठीक है, वो कितनी नहीं होनी चाहिए, 60,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एनुअली। तो क्या बोल रहे हैं, आपकी जो ग्रॉस एनुअल इनकम है वो डेटर की वो 60,000 रुपीज़ से एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि उसकी कंडीशन सच में ही खराब है। अगर कोई व्यक्ति 60,000 रुपये साल के कमा रहा है तो यानी कि वो 5,000 रुपये ही महीना कमा पा रहा है, इससे ज़्यादा तो नहीं कमा रहा होगा वो। तो इस व्यक्ति की पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी बात हो गई, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ असेट ऑफ द डेटर डज नॉट एक्सीड 20,000 रुपीज़, और उसके जो असेट्स की वैल्यू है, जो भी उसके पास टोटल असेट्स है, उनकी वैल्यू 20,000 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। उसके पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 20,000 का तो नॉर्मल चीज़ें ही हो जाती हैं। द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ क्वालिफाइंग डेट डज नॉट एक्सीड 35,000 रुपीज़, और जो एग्रीगेट वैल्यू है इन क्वालिफाइंग डेट्स की, जिसकी डेफिनेशन अभी हम पूरी पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनकी जो वैल्यू है वो 35,000 रुपये से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। बहुत थोड़ा सा ही इसने अमाउंट दे रखा है, इतने ही अमाउंट तक की अगर आपकी डेट है तो ही आप ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। ही इज़ नॉट एन अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट, और वो पहले से अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि उसने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर रखी है और कोर्ट ने अभी तक उसको बैंकरप्ट डिक्लेयर नहीं कर रखा है, तो वो अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट भी नहीं होना चाहिए। ही डज नॉट ओन अ ड्वेलिंग यूनिट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ एनक्यूम्बर्ड और नॉट, उसकी कोई ड्वेलिंग यूनिट भी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक इसने कंडीशन डाल दी। कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। उसके बाद अ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और बैंकरप्सी प्रोसेस इज नॉट सबसिस्टिंग अगेंस्ट हिम, कि कोई पहले से उसके अगेंस्ट इस तरीके का प्रोसेस पेंडिंग ना हो, कोई चल ना रहा हो इस तरीके का प्रोसेस, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और कोई और प्रीवियस फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर जो है उसके अगेंस्ट ना हुआ हो इन द प्रीसीडिंग 12 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फॉर फ्रेश स्टार्ट, तो पिछले 12 महीने के अंदर उसने इस तरीके के कोई उसके अगेंस्ट फ्रेश स्टार्ट के पहले से ही ऑर्डर ना आ रखे हो। अगर वो इन 7 कंडीशंस को पूरा करता है और उसके अगर डेट्स जो है वो क्वालिफाइंग डेट है, जो कि अभी हमने पढ़ेगी क्वालिफाइंग डेट कौन से होते हैं, अगर ये सारी बातें पूरी होती हैं, ओनली देन अ डेटर इज एलिजिबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। तो बहुत ही मुश्किल है अगर किसी को ये एप्लीकेशन फाइल करनी है, मतलब सच में ही उसकी कंडीशन बहुत खराब है, तभी वो ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, तभी ये अल्टरनेटिव सोल्यूशन आपके लिए अवेलेबल है। अदरवाइज आप फ्रेश स्टार्ट एप्लीकेशन को या फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेक्शन 80 में हमें क्या दे रखा है कि कोई भी डेटर ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता है जो कि अपने डेट्स को पे करने के लिए अनेबल है, लेकिन उसके डेट्स कैसे होने चाहिए, क्वालिफाइंग डेट्स होने चाहिए। क्वालिफाइंग डेट्स क्या क्या होते हैं वो हमने देख लिया, और उसके अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं होता वो हमने देखा कि एक्सक्लूडेड डेट अगर जो सिक्योर्ड है और इसके अलावा पिछले 3 महीने से पुराना डेट होना चाहिए, तभी वो क्वालिफाइंग डेट के अंदर आएगा। इसके अलावा आपको फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के लिए ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी, जो 7 कंडीशंस हैं, कि आपका जो इनकम है, ग्रॉस एनुअल इनकम, वो 60,000 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, आपके पास एग्रीगेट असेट की वैल्यू 20,000 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, आपके डेट जो है क्वालिफाइंग डेट जो है वो 35,000 से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, आप अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, आपके पास ड्वेलिंग यूनिट नहीं होनी चाहिए, आपके अगेंस्ट कोई और फ्रेश स्टार्ट प्रोसीडिंग या कोई और इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, और पिछले 12 महीने के अंदर आपका फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर आप इन सारी बातों को पूरा करते हैं और आपके क्वालिफाइंग डेट्स हैं तो आप फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब कैसे ये एप्लीकेशन फाइल होती है, तो जो सबसेक्शन 4 है सेक्शन 81 का आईबीसी का ही, वो क्या प्रोवाइड करता है कि आप अगर एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो आपको इन सच फॉर्म एंड मैनर एज अकम्पेन्ड बाय सच फीस। तो जैसे हम देखते थे बाकी एप्लीकेशंस की आपको फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है और जो फीस होती है वो लगानी पड़ती है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको फॉर्मेट के अंदर फीस के साथ ये एप्लीकेशन यहाँ पे लगानी होगी।
तो और साथ साथ आपका एक एफिडेविट लगेगा और उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी है, जितने भी आपके डेट्स हैं वो सारे सबको आपको मेंशन करना है। लिस्ट ऑफ ऑल डेट्स ओड बाय द डेटर, जितने भी जिसको भी आपने उधारी देनी थी, जितने जितने की, वो सारी आपको करनी है जिस दिन आपने एप्लीकेशन फाइल किया है, अलॉन्ग विद डिटेल रिलेटिंग टू द अमाउंट ऑफ ईच डेट, कि भाई इसको मैंने 1000 देने थे, इसको मैंने 10,000 देने थे। इस तरीके से आपको सबकी डिटेल इंडिविजुअली देनी है और किसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पेबल है ये सारा भी आपको बताना है। दूसरी चीज, द इंटरेस्ट पेबल ऑन द डेट एंड द रेट देयर ऑफ स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई कितना इंटरेस्ट आपका पेबल है और कितने रेट से वो एप्लीकेबल है, कि भाई इसके ऊपर 2% से लगा था या 3% पर एनम के हिसाब से लगा था, तो वो भी आपको मेंशन करना है। अगर कोई सिक्योरिटीज हेल्ड थी किसी डेट के अगेंस्ट, तो वो सिक्योरिटी आपको बतानी है कि ये इस चीज़ के अगेंस्ट था डेट, उस सिक्योरिटी को आपको मेंशन करना है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी है डेटर की और उसकी इमीडिएट फैमिली की फॉर अप टू 2 ईयर्स प्रायर टू द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, की 2 साल पहले तक क्या उनकी डिटेल थी पूरी देनी है, एप्लीकेंट की खुद की और उसकी जो इमीडिएट फैमिली है, उसके फादर मदर, ये सब की एकदम पिछले 2 साल की आपको पूरी फाइनेंशियल डिटेल देनी है। पर्टिकुलर्स ऑफ द डेटर्स पर्सनल डिटेल एज मे बी प्रिस्क्राइब, अगर कोई और जो भी हमें बताएंगे रूल्स के हिसाब से, वो सारी पर्सनल डिटेल्स उसकी देनी है। द रीज़न फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन, की आप ये एप्लीकेशन क्यों फाइल कर रहे हो, तो ये जो रीज़न है बाय जो है ये आपको इसके अंदर अपना मेंशन करना है। और अगर कोई और लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग है जो चल रही है, जो कि डेटर के नॉलेज के अंदर है, वो मेंशन करनी है कि वो कब स्टार्ट हुई, क्या है उसके अंदर, ये सारी चीज़ आपको मेंशन करनी है। और द कंफर्मेशन दैट नो प्रीवियस फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर अंडर द प्रोविजन ऑफ कोड हैज़ बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफाइंग डेट ऑफ द डेटर। और ये जो हमारी एक कंडीशन होती है, इस कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, कंफर्मेशन देनी है कि आपके अगेंस्ट कोई और फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस जो है वो नहीं हो रखा पिछले 12 महीने के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने एफिडेविट के साथ लगा के देनी है। तो जब भी आप एप्लीकेशन फाइल करेंगे, फीस होगी, उसके अंदर फॉर्मेट होगा, एफिडेविट होगा, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मेंशन होंगी। ठीक है। When an application is filed under section 80 by debtor, an interim moratorium shall commence on the date of the filing of the said application। तो जिस भी दिन वो एप्लीकेशन फाइल होगी उस दिन से क्या हो जाएगा, interim moratorium स्टार्ट हो जाएगा। मोरेटोरियम मतलब कि अब उसके अगेंस्ट कोई और प्रोसीडिंग फाइल नहीं होगी जब तक कि ये वाली प्रोसीडिंग चल रही है। टू ऑल द डेट्स एंड शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द डेट ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ सच एप्लीकेशन। और ये जो इंट्रीम मोरेटोरियम का पीरियड है ना, ये कब तक चलेगा, जिस दिन उसकी एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट हो जाती है या फिर जिस दिन उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तब तक ही ये जो है चलता रहेगा। उसके अलावा ये फिर जिस भी दिन चाहे वो एक्सेप्ट हुई चाहे रिजेक्ट हुई, ये इंट्रीम मोरेटोरियम का पीरियड जो है वो खत्म हो जाएगा। During the interim moratorium period, if any legal action or legal proceeding is pending in respect of any debts or the debtor, then the same shall be deemed to have been stayed, and no creditor shall initiate any legal action or proceeding in respect of such debt। कि भाई कोई और legal proceeding जो है उसके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं होगी उन डेट्स के रिगार्डिंग, अगर कोई डेट्स पेंडिंग है तो। मोरेटोरियम में तो यही होते हैं ना जो हम नॉर्मल मोरेटोरियम पढ़ते हैं। अब फिर सेक्शन 82 बोलता है कि इसके अंदर भी हमारे क्या होंगे, आरपी अपॉइंट होंगे। जैसे बाकी चीज़ों में आरपी अपॉइंट होते हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होते हैं, यहाँ पे भी क्या अपॉइंट होंगे, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होंगे। तो ये क्या बोलते हैं कि जहाँ पे आप एप्लीकेशन फाइल करोगे सेक्शन 80 के अंदर, जैसे जब भी डेटर फाइल करेगा, तो वो एप्लीकेशन किसके थ्रू फाइल होगी, आरपी के थ्रू फाइल होगी। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल डायरेक्ट द बोर्ड विद इन 7 days of the date of receipt of the application and seek confirmation from the board that there is no disciplinary proceeding against the resolution professional। तो जब भी ये आरपी एप्लीकेशन फाइल करेगा, तो जो हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, डीआरटी है, एनसीएलटी जो भी होगी, वो बोर्ड को डायरेक्ट करेगी 7 दिन के अंदर अंदर, जब भी एप्लीकेशन मिलेगी उसके विद इन 7 days, और वहां से बोर्ड से कंफर्मेशन लेगी हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कि इस आरपी के अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग नहीं है। एंड देन फिर जो बोर्ड जो है वो अपना काम करेगा, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कम्युनिकेट करेगा राइटिंग के अंदर, कंफर्म करते हुए कि जो आरपी की मतलब जो आरपी की जो एप्लीकेशन इन राइटिंग इधर कंफर्म द अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, बोलेगा हाँ ठीक है इसको आप अपॉइंट कर लो, ये ठीक व्यक्ति है, या फिर रिजेक्ट कर देगा उसके अपॉइंटमेंट को, ये बोलते हुए कि जो आपका रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो इसके लिए सूटेबल नहीं है। तो ये दो चीज़ें वो कर सकता है दोनों में से। जहाँ पे उसकी एप्लीकेशन सेक्शन 80 के अंदर फाइल हुई है डेटर के द्वारा खुद ही, और अगर कोई आरपी के थ्रू उसने एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डायरेक्ट कर सकता है बोर्ड को 7 दिन के अंदर अंदर द डेट और रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन टू नॉमिनेट आरपी। तो वहाँ पे वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी खुद ही बोर्ड को बोलेगी कि प्लीज इसने एप्लीकेशन खुद फाइल की है डेटर ने, तो इसके अंदर आप अपने आप से एक आरपी को अपॉइंट कर दीजिए। फिर वहां पे बोर्ड जो है एक आरपी को नॉमिनेट कर देगा 10 दिन के अंदर अंदर, जब भी उसको डायरेक्शंस मिलेंगी।
द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल बाय ऑर्डर अपॉइंट आरपी रिकमेंडेड और नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड। फिर जो भी नाम दिया गया होगा बोर्ड के द्वारा उसी को जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी वो उसको अपॉइंट कर देगी कि हाँ इस व्यक्ति को आरपी बना दिया जाए। तो इस तरीके से आपका आरपी बनता है। तो आरपी या तो आप खुद बना के दे दीजिए, तो फिर उसके लिए कंफर्मेशन लेगी बोर्ड से जो आपकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, या फिर अगर आप नहीं देंगे तो फिर बोर्ड जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो बोर्ड को ऑर्डर करेगी कि हमें एक नाम दीजिए जिसको हम इसके अंदर आरपी बना दें। तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। फिर सेक्शन 83 बोलता है कि ये जो भी एप्लीकेशन होगी फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस की उसको एग्जामिन किया जाएगा रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के थ्रू। तो क्या सेक्शन 83 बोलता है कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा उसकी ड्यूटी है, शेल वर्ड यूज हुआ है, उसको करना ही करना है, शेल एग्जामिन द एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 80 विद इन 10 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। तो जिस भी दिन उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है उसके विद इन 10 डेज वो क्या करेगा, इस एप्लीकेशन को एग्जामिन कर लेगा प्रॉपरली और उसकी एक रिपोर्ट सबमिट करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, ये रिकमेंड करते हुए कि इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाना चाहिए या फिर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। भाई रीजन होंगे क्यों एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है या क्यों रिजेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो वो रीजन भी देने होंगे। तो जो रिपोर्ट होगी आरपी की वो डिटेल्स देगी सारी कि कितना जो भी अमाउंट मेंशन्ड है एप्लीकेशन के अंदर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के हिसाब से वो क्वालिफाइंग डेट्स है या कौन सी ऐसी लायबिलिटीज हैं जो कि एलिजिबल है जिसको डिस्चार्ज हो जाना चाहिए सेक्शन 92 सबसेक्शन 3 के हिसाब से। फिर जो आरपी है वो क्या कर सकता है, फर्दर इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता है या एक्सप्लेनेशन मांग सकता है विद द एप्लीकेशन एज मे बी रिक्वायर्ड फ्रॉम द डेटर। कभी डेटर से बोलेगा भाई मुझे ना इस चीज़ के रिगार्डिंग और एप्लीकेशन चाहिए या इस वाले व्यक्ति के अगेंस्ट और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये काम भी आरपी कर सकता है और एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है। द डेटर ऑन एनी अदर पर्सन एज अ केस में भी शेल फर्निश सर इन्फॉर्मेशन। तो ये जिससे भी इन्फॉर्मेशन मांगी है उसकी ड्यूटी बनती है कि वो आरपी को वाली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। The RP shall presume the debtor is unable to pay his debt at the date of the application if in his opinion। RP इस चीज को प्रिज्यूम कर लेगा कि जो डेटर है ना वो अपने डेट्स को पे नहीं कर पाएगा अगर उसकी ओपिनियन के हिसाब से the information supplied in the application indicate that debtor is unable to pay his debt and he has no reason to believe that information supplied is incorrect or incomplete। भाई उसको मानना पड़ेगा, प्रिज्यूम करना पड़ेगा आरपी को कि भाई हाँ सच में जो डेटर है वो अपना डेट पे नहीं कर पाएगा। अगर उसने अपनी एप्लीकेशन के अंदर मेंशन कर रखा है या अपनी इन्फॉर्मेशन सप्लाई कर रखी है इस तरीके की एप्लीकेशन के अंदर जो कि ये इंडिकेट कर रही है कि डेटर जो है अनेबल है अपने डेट्स को पे करने के लिए, और उसने जो भी इन्फॉर्मेशन सप्लाई की है किसने, डेटर ने, वो एकदम सही इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है या इनकम्प्लीट नहीं है। और दूसरी बात, देयर इज नो चेंज इन द फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ऑफ द डेटर सिंस द डेट और एप्लीकेशन एनेबलिंग द डेटर टू पे हिज डेट। और कोई भी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस के अंदर कोई चेंज नहीं आया है किसके, डेटर के, जिस दिन उसने एप्लीकेशन फाइल किया और जिस दिन ये जो आपका आरपी है वो उस एप्लीकेशन को एग्जामिन कर रहा है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई जिस दिन एप्लीकेशन फाइल की थी उस दिन तो वो सारी चीज़ों को क्वालिफाई कर रहा था जो हमने ऊपर पढ़ी थी, लेकिन आज जब मैं इसको एग्जामिन कर रहा हूँ एज अ आरपी तो मैं देख रहा हूँ कि भाई इसके पास तो बहुत पैसा आ गया है तो पे बैक कर सकता है अपने डेट्स को। तो ऐसी चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। द आरपी शेल रिकॉर्ड द रीजन फॉर रिकमेंडिंग द एक्सेप्टेंस। वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि आरपी अपने हर चीज़ का रीजन देगा। अगर वो बोल रहा है कि इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए तो उसका भी रीजन देगा, अगर वो बोल रहा है रिजेक्ट करना चाहिए तो उसका भी वो रीजन देगा अपनी रिपोर्ट के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। और उसकी एक कॉपी जो है डेटर को जरूर दी जाएगी, क्योंकि हम हर जगह पे क्या करना चाहते हैं, लॉ के अंदर नेचुरल जस्टिस करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को हर चीज़ पता होनी चाहिए, दोनों पार्टीज को हमें सुनना है, जो भी साइड होंगी, और पूरी नॉलेज सबको होनी चाहिए। अब सेक्शन 84 बोलता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है एडमिशन या उसका रिजेक्शन होता है किसके द्वारा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा। और एडमिशन का क्या इफेक्ट होगा और रिजेक्शन का क्या इफेक्ट होगा। तो ये क्या बोलता है सेक्शन 84 की जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 14 डेज के अंदर, जिस भी दिन जो आरपी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया उसके विद इन 14 डेज क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। या तो एप्लीकेशन को एडमिट करेगी आपकी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेगी सबसेक्शन 1 की सेक्शन 81 के हिसाब से जो भी आपने एप्लीकेशन की थी उसके अंदर। इन केस एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड, अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के हिसाब से, देन द ऑर्डर शिल स्टेट द अमाउंट विच हैज बीन एक्सेप्टेड एज क्वालिफाइंग डेट। तो उसके अंदर ये आपको जरूर लिखना है कि कितने आपके अमाउंट को क्वालिफाइंग डेट माना गया है, कितने अमाउंट को, क्योंकि वही तो आपका बाद में छूटेगा, तो वो आप ऑर्डर के अंदर जरूर लिखना होता है। एंड अदर अमाउंट एलिजिबल फॉर डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 92, और कौन कौन सा अमाउंट ऐसा है जिसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा सेक्शन 92 के हिसाब से फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर। तो ये दो चीजें मेंशन होना आपके ऑर्डर के अंदर जरूरी है अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। फिर जो भी ऑर्डर पास होगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू
along with the copy of the application shall be provided to the creditors mentioned in the application within 2 days of parting the order। तो जो भी creditors होंगे उनको ये order जरूर communicate होगा, क्योंकि उन्हीं का तो debt pay होना था, तो उनको जरूर पता चलना चाहिए जिस भी दिन order हुआ है उसके within 2 days ये सारे के सारे creditors को इसकी कॉपी पहुंच जानी चाहिए। और सेक्शन 85 क्या बोलता है कि ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, कि जिस भी दिन आपकी एप्लीकेशन ये एडमिट होगी, द मॉरेटोरियम पीरियड शेल कमेंस। पहले क्या शुरू हुआ था आपका, जब आपने एप्लीकेशन फाइल की थी तब आपका इंट्रीम मॉरेटोरियम स्टार्ट हो गया था, और जिस दिन आपकी एप्लीकेशन या तो एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई उस दिन तक ये चलता है। और अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है यहाँ से, तो फिर आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, मॉरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या स्टार्ट हो गया, मॉरेटोरियम पीरियड स्टार्ट हो गया। तो अब मॉरेटोरियम पीरियड में होता क्या कि अगर कोई भी लीगल एक्शन होता है जो कि पेंडिंग है या कोई लीगल प्रोसीडिंग है किसी भी डेट के रिगार्डिंग, वो उन सब के ऊपर क्या लग जाता है, स्टे लग जाता है कि इन अब बाकी अगर कहीं पे भी कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है तो वो सब पे स्टे लग जाएगा, उनके अंदर कुछ भी डिसीजन नहीं आएगा। एंड परस्यूएंट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 86 क्रेडिटर शैल नॉट इनिशिएट एनी लीगल एक्शन और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेट। तो क्रेडिटर्स को कोई भी लीगल एक्शन अब नहीं करना है, सबके ऊपर स्टे लग गया है जो भी चल रहा था, और अब कोई नया जो है केस उस डेटर के अगेंस्ट फाइल नहीं हो सकता, नई कोई लीगल एक्शन इनिशिएट नहीं हो सकते। द मोरेटोरियम सीजेस टू हैव इफेक्ट ऑन द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 180 डेज। तो जब भी वो मोरेटोरियम शुरू हुआ है, जिस भी दिन एडमिशन हुआ था उसके 180 डेज के अंदर, 180 डेज जब कंप्लीट हो जाएंगे तो मोरेटोरियम जो है वो एंड हो जाएगा। तो 180 दिन का यहाँ पे पीरियड होता है जिसपे ये मोरेटोरियम चल रहा होता है। तो यहाँ पे बता रहा है कि जब मोरेटोरियम चल रहा होगा उस दौरान जो डेटर है शेल नॉट एक्ट एज डायरेक्टर ऑफ एनी कंपनी, वो किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बनेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्ट नहीं लेगा किसी भी प्रमोशन के अंदर, फॉर्मेशन के अंदर या मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के अंदर, कोई भी अपने एसेट्स को एलिनिएट नहीं करेगा, बेचेगा नहीं, ट्रांसफर नहीं करेगा। इन्फॉर्म इज बिजनेस पार्टनर दैट ही इज अंडरगोइंग फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, तो वो ये काम भी नहीं करेगा, अपने बिजनेस पार्टनर्स को ये नहीं बताएगा कि वो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस से गुजर रहा है। बी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म प्रायर एंटरिंग इनटू फाइनेंशियल और कमर्शियल, अच्छा रुको बताएगा नहीं, बताएगा, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, वो इन्फॉर्म करेगा अपने बिजनेस पार्टनर्स को कि वो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस से गुजर रहा है। बी रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म प्रायर एंटरिंग इनटू एनी फाइनेंशियल और कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑफ सच वैल्यूज एज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ईदर इंडिविजुअली और ज्वाइंटली दैट ही इज अंडरगोइंग अ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस। तो वो अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर, फाइनेंशियल कमर्शियल ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर करेगा तो वहाँ पे भी इंटीमेट करेगा कि भाई मैं फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। डिस्क्लोजर द नेम अंडर द एंटर विच ही एंटर्स इनटू बिजनेस ट्रांजैक्शन इफ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एडमिटेड अंडर सेक्शन 84। तो वो जितने भी नेम्स होंगे उनको डिस्क्लोज करेगा अगर किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर एंटर करता है तो। और इंडिया से बाहर जो है वो ट्रैवल नहीं करेगा, अगर उसको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी परमिशन देती है तभी वो इंडिया से बाहर ट्रैवल करेगा, अदरवाइज वो इंडिया से बाहर ट्रैवल नहीं करेगा इन 180 दिन के लिए, इस मॉरेटोरियम पीरियड के लिए। तो ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी डेटर के ऊपर जब मॉरेटोरियम पीरियड चल रहा होगा। तो अब क्रेडिटर्स जो होते हैं वो अगर ऑब्जेक्शंस लेते हैं और फिर उन ऑब्जेक्शंस को आरपी जो है एग्जामिन करेगा। तो सेक्शन 86 क्या बोलता है कि अगर क्रेडिटर जो भी जिनके भी नाम मेंशन किए गए हैं, वो जो जब एफिडेविट फाइल होगा उसके अंदर सबके क्रेडिटर्स के नाम मेंशन होंगे, तो ये क्या बोलता है सेक्शन 86 की एनी क्रेडिटर मेंशन इन ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 84 टू हुम क्वालिफाइंग डेट इज ओड, कि भाई ये व्यक्ति हैं जिनके अगेंस्ट क्वालिफाइंग डेट थे जब एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई थी, जिसके अंदर जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट की थी तो उन्होंने बताया होगा कि हाँ ये व्यक्ति जो है क्रेडिटर है, इनके अगेंस्ट ये वाले क्वालिफाइंग डेट है जिनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस क्वालिफाइंग डेट के अगेंस्ट जो भी एडमिट हुए हैं उनके अगेंस्ट जो क्रेडिटर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं 10 दिन के अंदर अंदर, जब भी वो उनको ये इंटीमेशन मिलती है, ऑर्डर मिलते हैं, जो कि उनको ऑर्डर जब भी वो ऑर्डर हुआ था उसके 2 दिन के अंदर मिलना था उनको ऑर्डर, तो जब भी उनको वो ऑर्डर मिला उसके विद इन 10 डेज उनको क्या करना है, क्रेडिटर्स को ऑब्जेक्शन रेज करना है। अब उनके पास क्या ग्राउंड है ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए कि इंक्लूजन ऑफ अ डेट एज अ क्वालिफाइंग डेट और इनकरेक्टनेस ऑफ द डेट्स डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग डेट स्पेसिफाइड इन ऑर्डर अंडर सेक्शन 84 की, इसका जो इंक्लूजन किया गया है उसके रिगार्डिंग, और या फिर जो आपने डिटेल्स लिखी है क्वालिफाइंग डेट की जो सेक्शन 84 के अंदर जो आपने ऑर्डर किया वो गलत आपने किया है। तो जो क्रेडिटर है वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, किसको, आरपी को वो एप्लीकेशन फाइल करेगा कि भाई देखो ये आपने गलत चीज की है। द एप्लीकेशन शैल बी सपोर्टेड बाय सच इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट एज में बी प्रेस्क्राइब। तो अपने आप को प्रूफ भी लगाने पड़ेंगे, इन्फॉर्मेशन भी लगानी पड़ेगी अगर आप ऑब्जेक्शन ले रहे हो, तो वो सारी चीजें आपको लगानी है एज अ क्रेडिटर। द आरपी शैल कंसीडर एवरी ऑब्जेक्शन मेड अंडर सेक्शन, और आरपी फिर सारे जितने भी ऑब्जेक्शन रेज हुए उनको कंसीडर करेगा। द आरपी शैल एग्जामिन द ऑब्जेक्शन एंड ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑब्जेक्शन विद इन 10 डेज ऑफ द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। तो अब यहाँ पे आरपी को भी 10 दिन मिल रहे हैं, जिस भी दिन उसको ऑब्जेक्शन आया उसके विद इन 10 डेज या तो आरपी उन ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कर लेगा या फिर आरपी उन ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर देगा।
The RP may examine on any matter appears to be irrelevant to making final list of qualifying debt for the purpose of section 92. तो यानी कि ये जो ऑब्जेक्शंस हैं इनको कंसीडर करेगा जो आरपी होगा जब वो फाइनल लिस्ट बना रहा होगा क्वालिफाइंग डेट्स की, और फिर एग्जामिनेशन करने के बाद जो आरपी है वो क्या करेगा, प्रिपेयर अमेंडेड लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग डेट्स की भाई अब ये लिस्ट है, ये ऑब्जेक्शन आए थे इस बेसिस पे मैं इनको क्वालिफाइंग डेट मान रहा हूँ डिस्चार्ज ऑर्डर के लिए। दूसरा, एप्लीकेशन, मेक एन एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डायरेक्शंस अंडर सेक्शन 90 की सेक्शन 90 की डायरेक्शंस दी जाएं, इसके लिए वो एप्लीकेशन लगा सकता है। और बाकी अगर कोई भी स्टेप जो उसको ठीक लगता है वो और स्टेप्स ले सकता है। तो ये सारी पावर्स रहेंगी किसके पास, आरपी के पास, अगर क्या क्रेडिटर जो है ऑब्जेक्शन रेज करते हैं उस सिचुएशन के अंदर। अब एप्लीकेशन अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, अब अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने कोई डिसीजन लिया है तो उनके अगेंस्ट भी आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, जो कि हमें सेक्शन 87 के अंदर दे रखा है। सेक्शन 87 क्या बोलता है, दैट डेटर और क्रेडिटर दोनों के लिए बोल रखा है, डेटर और क्रेडिटर हु इज एग्रीव्ड बाय द एक्शन ऑफ द आरपी, जो भी ग्रस्त हैं आरपी के ऑर्डर से सेक्शन 86 के अंदर, ये जो पीछे इस वाले सेक्शन के अंदर इसने जो भी एक्शन लिए हैं उससे, तो वो क्या कर सकते हैं 10 दिन के अंदर अंदर उस डिसीजन के अगेंस्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यानी कि क्रेडिटर को पहले एप्लीकेशन कहाँ लगानी थी, आरपी के पास लगानी थी। अब वो आरपी के भी ऑर्डर से अगर एग्रीव्ड एंड सेटिस्फाइड नहीं है, या फिर डेटर एग्रीव या सेटिस्फाई नहीं है, तो इन दैट सिचुएशन उनको कहाँ पे एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास करनी होगी। और उसमें भी यही ग्राउंड लेने होंगे कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी सुनने की, आरपी ने कॉल्यूड किया अदर पार्टी के साथ अपने डिसीजन लेते हुए, या आरपी हैज़ नॉट कंप्लाइड विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 86, जो भी रिक्वायरमेंट थी उसने फुलफिल नहीं की। तो ये ग्राउंड्स लेते हुए आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। एंड देन जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी वो भी 14 डेज के अंदर इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करेगी सुनने के बाद, और जो भी ऑर्डर सही होगा वो ऑर्डर कर देगी। अब आरपी को भी रिप्लेस किया जा सकता है, अगर आप आरपी आपको सही नहीं लग रहा या जो भी रीज़न की वजह से आरपी रिप्लेस हो सकते हैं। तो क्या बोलता है सेक्शन 89 कि जहां पे डेटर या क्रेडिटर ये ओपिनियन रखते हैं कि जो आरपी जो कि आपने सेक्शन 82 में अपॉइंट किया था उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे वो डेटर या क्रेडिटर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास ही कि आप इस आरपी को रिप्लेस कर दीजिए, किसी और आरपी को यहाँ पे अपॉइंट कीजिए। फिर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी जब उसके पास इस तरीके की एप्लीकेशन आएगी तो वो विद इन 7 डेज, जब भी वो एप्लीकेशन आई है उसके 7 दिन के अंदर अंदर रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन मेक अ रेफरेंस टू द बोर्ड, तो वो बोर्ड को रेफरेंस करेगी, IBBI जो होता है उसको रेफरेंस करेगी कि आप इसको रिप्लेस कर दीजिए ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। फिर जब भी बोर्ड को एप्लीकेशन मिलेगी रिप्लेसमेंट की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू, तो उसके 10 दिन के अंदर अंदर रिसीप्ट ऑफ रेफरेंस फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द रिकमेंडेड द नेम ऑफ IP टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, फिर वो उसको एक और नेम रिकमेंड करेगी कि ये हमारे IP और हैं, इनको आप कंसीडर कीजिए, जिनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, ठीक है। तो वो फिर उनको अपॉइंट किया जाएगा। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मे गिव डायरेक्शन टू द रिप्लेस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू शेयर ऑल इन्फॉर्मेशन विद द न्यू रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो डायरेक्शन देगी पिछले वाले आरपी को जो भी रिप्लेस हुआ है कि आप जो अब नया आरपी आया उसको सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। और आप नए उसके साथ जो भी आरपी आया इसके साथ पूरी तरीके से कॉपरेट करना, सारी इन्फॉर्मेशन इसको देना आप। फिर रिवोकेशन ऑफ ऑर्डर एडमिटिंग एप्लीकेशन, तो सेक्शन 91 क्या बोलता है कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है वो क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन किसके पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, किस चीज़ के लिए, रिवोकेशन ऑफ इट्स ऑर्डर को रिवोक करने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 84 के अंदर किया गया है। किस ग्राउंड्स के बेसिस पे रिवोक कर दिया जाए, इफ ड्यू टू एनी चेंज इन फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ऑफ डेटर द डेटर इज इनएलिजिबल फॉर अ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस, कि भाई इसकी तो सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, अब तो इसके पास बहुत पैसा आ गया, इसके पास असेट्स आ गए, तो ये इसके अगेंस्ट फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस नहीं होना चाहिए। तो अगर सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं तो ये जो ऑर्डर आपने सेक्शन 84 में किया था इसको आप क्या कर दीजिए, रिवोक कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसी तरीके से अगर डेटर जो है नॉन कंप्लाइंस करता है सेक्शन 85 सब सेक्शन 3 की, तो वहाँ पे भी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कि ऑर्डर को रिवोक कर दीजिए, सेक्शन 84 का जो ऑर्डर हुआ था। और इसी तरीके से अगर डेटर जो है एक्टेड कर रहा है कैसे, मेलेफाइडली या फिर जानबूझ के विलफुली फेल्ड कर रहा है जो भी इस चैप्टर के कंप्लाइंसेज है उनको करने से, तो उस सिचुएशन में, इन तीनों सिचुएशन में एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है कि इसका जो ऑर्डर हुआ था सेक्शन 84 का उसको क्या कर दिया जाए, रिवोक कर दिया जाए।
फिर जब भी एप्लीकेशन लगेगी तो उसके विद इन 14 डेज, जब भी एप्लीकेशन आएगी तो उसके विद इन 14 डेज जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी या तो वो इस एप्लीकेशन को एडमिट करेगी या फिर रिजेक्ट कर देगी कि भाई हाँ भाई इसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए तो एडमिट हो गई, अगर बोलेगी नहीं नहीं सही चल रही है सारी चीज़ें तो रिजेक्ट कर देगी। ऑन पासिंग द ऑर्डर एडमिटिंग द एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है तो जो मॉरेटोरियम चल रहा था और जो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस चल रहा था अब वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो नॉर्मल आ गया, अब उसके अगेंस्ट फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस नहीं है। और इस कॉपी की ऑर्डर जो है, जो भी ऑर्डर हुआ है इसकी कॉपी जो है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, बोर्ड को प्रोवाइड कर देगी जो IBBI था, और उसकी फिर एंट्री जो है रजिस्टर के अंदर हो जाएगी सेक्शन 196 के हिसाब से। सेक्शन 92 इंपॉर्टेंट है, जो क्या बोलता है कि जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है शेल प्रिपेयर अ फाइनल लिस्ट। अब वो फाइनल लिस्ट प्रिपेयर करेंगे जब सब कुछ हो गया कि कौन कौन से क्वालिफाइंग डेट्स हैं, और उनकी एक लिस्ट जो है सबमिट कर दी जाएगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द मोरेटोरियम पीरियड कम्स टू एन एंड। यानी कि जब 180 दिन आपके पूरे होने वाले हैं उससे 7 दिन पहले पहले एटलीस्ट ये जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जानी चाहिए, मतलब फाइनल लिस्ट जो है सबमिट हो जानी चाहिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। फिर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो क्या करेगी, डिस्चार्ज ऑर्डर पास कर देगी एट द एंड ऑफ द मोरेटोरियम पीरियड फॉर डिस्चार्ज ऑफ द डेटर फ्रॉम द क्वालिफाइंग डेट्स, कि भाई ये डेट्स थे, अब इसके अगेंस्ट आप डिस्चार्ज हो गए, अब आपको ये पे करने की जरूरत नहीं है। तो इन सब के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज ऑर्डर पास हो जाएगा। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल डिस्चार्ज अ डेटर फ्रॉम द फॉलोइंग लायबिलिटीज। तो क्या क्या लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगी डेटर की वो बता रखी हैं। तो कोई भी पेनल्टीज थी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग डेट फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन टिल द डेट ऑफ द डिस्चार्ज ऑर्डर, ये सब की सब खत्म हो जाएंगी। दूसरी, अगर कोई इंटरेस्ट था, पीनल इंटरेस्ट था, मतलब कुछ भी था क्वालिफाइंग डेट के अगेंस्ट, वो खत्म हो जाएगा। या कोई और सम अगर ड्यू था जो आपने ओ कर रखा था इन क्वालिफाइंग डेट के अगेंस्ट, वो सारा खत्म हो जाएगा। यानी कि क्वालिफाइंग डेट के रिगार्डिंग अब आपकी सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। फिर ये जो डिस्चार्ज ऑर्डर है ये बोर्ड को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ताकि वो अपने रजिस्टर के अंदर एंट्री कर ले। और ये डिस्चार्ज ऑर्डर जो है नॉट डिस्चार्ज एनी अदर पर्सन अपार्ट फ्रॉम द डेटर फ्रॉम एनी लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफाइंग डेट। तो बाकी जो डेटर्स, जो क्रेडिटर्स हैं इस डेटर के, वो सारे डिस्चार्ज नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जिनका नाम था लिस्ट के अंदर जो कि क्वालिफाइंग डेट थे, सिर्फ और सिर्फ वही डिस्चार्ज होंगे इस डिस्चार्ज ऑर्डर के अंदर। और आखिरी सेक्शन आता है सेक्शन 93। वो क्या बोलता है कि जो आरपी है उसको अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, फंक्शंस है वो परफॉर्म करने हैं जो भी उसको सेक्शन 208 के अंदर दे रखे हैं उनको फॉलो करते हुए। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस होता है सेक्शन 80 से लेकर 93 के अंदर। तो देखो ये एक प्रोसेस है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं कि आप एक डेटर हो एंड यू आर नॉट एबल टू पे योर डेट, देन आप फर्स्ट एलिजिबल होने चाहिए हो। एलिजिबल कब होते हो वो हमने सारी कंडीशंस देखी थी। देन आप DRT यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगाओगे और एफिडेविट के साथ वो चीज़ें लगाओगे जो हमने ऊपर पढ़ी थी, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, और आपका एंट्री मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा। देन आप एक आरपी को अपॉइंट करोगे, या तो खुद कर लो नहीं तो फिर वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कराएगी जिसको हम DRT बोल रहे हैं। फिर आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन किया जाएगा और आरबी एग्जामिन करेगा और अपनी रिपोर्ट DRT के पास सबमिट करेगा कि इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। फिर DRT ऑर्डर करेगा इस रिपोर्ट के विद इन 14 डेज क्या, या कि भाई इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए, रिजेक्ट कर लिया जाए। अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आपका मॉरेटोरियम खत्म हो जाएगा और आप नॉर्मल प्रोसेस के अंदर आ जाएंगे। अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो आपका नॉर्मल मॉरेटोरियम स्टार्ट हो जाएगा जो कि 180 डेज का होता है। अब इस एडमिशन के अगेंस्ट अगर किसी क्रेडिटर को कोई प्रॉब्लम है तो वो 10 दिन के अंदर अंदर जब भी उसको ये ऑर्डर मिला है उसके विद इन 10 डेज ऑब्जेक्शन ले लेगा। फिर इन ऑब्जेक्शंस को आरपी के थ्रू एग्जामिन किया जाएगा। फिर एप्लीकेशन अगेंस्ट डिसीजन ऑफ आरपी, और आप अगर आपको आरपी का ऑर्डर ठीक नहीं लग रहा, आप डेटर हैं या क्रेडिटर हैं, तो आप विद इन 10 डेज DRT के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि भाई हम इससे एग्रीव्ड है। फिर DRT जो है ऑर्डर पास करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा आपकी एप्लीकेशन को या फिर रिजेक्ट कर देगा। अगर एक्सेप्ट होती है तो इस ऑर्डर को IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी का जो बोर्ड है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। एंड देन फिर आपकी फाइनल लिस्ट प्रिपेयर होगी क्वालिफाइंग डेट की, और ये आपको क्वालिफाइंग लिस्ट की, मतलब जो भी क्वालिफाइंग डेट है इनकी फाइनल लिस्ट 7 दिन पहले, मतलब कि 180 दिन से 7 दिन पहले एटलीस्ट फाइल हो जानी चाहिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। एंड देन फिर जो भी नाम होगा फाइनल लिस्ट के अंदर क्वालिफाइंग डेट्स का, उनके अगेंस्ट डिस्चार्ज ऑर्डर जो है DRT फाइल मतलब ऑर्डर पास कर देगी। और बाकी जो डेट्स हैं वो आपके अभी भी पेंडिंग ही माने जाएंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग डेट जो है वो आपके डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है किसका, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस का। तो आई होप आपको समझ आया कि किस तरीके से फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस होता है और क्या इसकी प्रोसीडिंग रहती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।